आदाब नाज़रीन, खुसूसी मुलाकात में आपका इस्तकबाल। मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, आए दिन भारत में फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से मुसलमानों और दलितों को टारगेट बनाया जाता है। ख़ासकर माइनॉरिटी में मुसलमान और दलितों को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि ये तरक्की ना करें, आगे ना बढ़ें। इसीलिए हम हाल ही में देखते हैं कि शिमोगा में जिस तरीके से फ़िरका परस्त ताकतों ने शिमोगा के मुसलमानों को निशाना बनाया, जहां पर माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। और इस मेरे हाथ में इस वक्त एक बुक है, चिम्मदा रक्ता यानी खून बहा। इसके राइटर है उमर फारूक साहब, जो कि हमारे इस मिली डेजस के स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है कि भारत में किस तरीके से मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया गया है। तो पहले मैं उमर फारूक साहब का हमारे इस मिली डेजस के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं। तो पहला सवाल उमर फारूक साहब ये रहेगा कि आपने इस बुक को लिखने का मकसद क्या था? साहब, पहली बात बोल रहा हूँ, तकरीबन 2-3 साल पीछे मैं एक दोस्त के साथ मैं ऐसा डिस्कशन कर रहा था मोबाइल पे। तो जब आसिफा का बात आ गई, जो कश्मीर में 8 साल बच्ची को 8 दिन या 10 दिन खाना नहीं दिए, एक मंदिर में डाल के उसके ऊपर अत्याचार करते हैं और खाना नहीं देते और मार डालते हैं उधर ही। वो तो उनको इंसाफ, वो आसिफा को इंसाफ मिलने की बात छोड़ दो आप, उसकी कौन वो अत्याचारी थे, उसके तरफ से कुछ बीजेपी के और संघ परिवार के लीडरों ने रोड पे आके उनको सपोर्ट करते हैं। ये एक आतंकवादी को इन्होंने अत्याचार करके मार डाले बोल के, एक 8 साल बच्ची को उन्होंने बोलते थे आतंकवादी, मरे सो अच्छा हो गए बोल के, जो उन्होंने कैंपेन कर डाले। जब ऐसे बात करते तो मुझे वो याद नहीं आया नाम, वो कौन अत्याचारी थे संघ परिवार के और बीजेपी लीडर्स के नाम मुझे याद नहीं आया। जब ऐसा ही एक दोस्त मुझे ऐसा सजेशन किया, नहीं मुसलमानों में क्या है, लिखते नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, बट कौम के लिए लिखने वाले कौन भी नहीं है। कौम के दर्द क्या है वो लिख को हर जगह पहुंचाने वाले कौन भी नहीं है। इसलिए मुसलमानों के उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, उनके दर्द क्या है, उनका सिचुएशन क्या है, वो कुछ भी मालूम नहीं है। मुसलमानों में ये कम है इसलिए, और मुस्लिम कौम क्या है, अभी पीछे है, आगे बढ़ने की कोशिश तो नहीं है, तो लिटरेचर में कुछ आगे बढ़ना पड़ता। ऐसा बात आ गई। जब मैंने फ़ैसला लिया, हमारा क्या है तारीख, जो हमारे आज़ाद भारत में हमारा बाबरी मस्जिद शहादत के बाद और गुजरात के फिसादात और बम्बई का फिसादात, दिल्ली, भागलपुर ऐसा ही आ गए। ये फिसादात को मैं फिर याद दिलाना हमारे लोगों को, क्योंकि हम ना इस कुछ भी फिसादात है ना, इसमें कुछ भी इंसाफ नहीं मिला है, सब ना इंसाफ मुसलमान है हमें। इसलिए मैंने तय किया हमारा दर्द क्या है, हमारे ऊपर क्या फिसादात है वो लिखना बोल के। और साथ साथ में मेरे दलित भाइयों ने भी नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं है, दलितों के ऊपर भी ऐसे सवर्णीय लोगों ने अत्याचार बलात्कार किए हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट दो। आप दलितों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा गया है कि दलितों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, रिजर्वेशन दिया गया, हालांकि उनको रिजर्वेशन में उनकी कटौती की जाती है, और आज भी भारत के छोटे छोटे गाँव में जो है ना, आज भी दलितों के साथ नाइंसाफ़ी, छुआछूत किया जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, वही बात, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वो सब मनुवादी लोग हैं इधर आजकल। कौन भी आज तक आज़ाद भारत में, तो पहले की बात तो दलितों को आजकल नहीं, हज़ारों साल से जुल्म चल रहा है दलितों के ऊपर। मनुवादी लोगों ने हज़ारों साल से जुल्म करते आ रहे हैं, बट आज़ाद भारत में एक संविधान आया, संविधान से दलितों को इंसाफ मिला, बट वो इंसाफ देने के लिए हमारे कुछ पॉलिटिशियंस है ना, मनुवादी पॉलिटिशियंस, उन्होंने इनकार कर रहे, दलितों को इंसाफ नहीं दे रहे। इसलिए आज भी अनटचेबिलिटी है, अच्युत बोल के दलितों को बाहर रखा जाता है गांव में, उनको होटल में एंटर नहीं दिया जाता है, और उनके ऊपर भी जुल्म हुआ है, फिसाद हुआ है। जो कैरलंजी, कंबालपल्ली, करमचेडू, चुंडूरू, मेलावलऊ, किलवेन मनी, लक्ष्मणपुर भाते, या दलितों के महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, उनको काट कर हलाल कर कर जिंदा जलाया गया है। इसलिए दोनों का भी दर्द एक ही है, मुसलमान और दलितों का, और दोनों का भी दुश्मन भी एक ही है। इसलिए मैं दोनों का भी जुल्म क्या है, दोनों का भी दर्द क्या है, एक ही बुक में लिखने का फैसला लिया। और जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड होता है, एक जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट ये बताती है कि आने वाले वक्तों में खासकर मुसलमानों का भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जेनोसाइड होने वाला है। क्या आपको लगता है कि भारत में वाकई मुसलमानों का जेनोसाइड होगा आने वाले दिनों में?
हम इसके कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप चल रहा है अभी हिटलर से भी कम कोई कम नहीं है अभी इंडिया में। हम शिवमोगा में देखे सब मुसलमानों को मार पीट रहे, मुसलमानों के बस्तियां जला रहे। बस दिल्ली में दंगा हुआ, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटीजनशिप के लिए। कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है हम रुकना पड़ता है। जेनोसाइड वगैरह होता है, आपने इस बुक पर रिसर्च की है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वक्त दिया है जेनोसाइड के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि जेनोसाइड एक प्री प्लान, एक मुनज़्ज़म तरीके से ये पूरा एक साजिश के तहत एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता है, ऐसा आपको लगता है प्री प्लान के ज़रिए से ये किया जाता है? जी, एक जेनोसाइड तो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये प्री प्लान्ड होता है। और इसको एक बात विभूति नारायण राय बोल के एक IPS ऑफिसर थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जो उन्होंने आसिमपुर जेनोसाइड क्या हुआ उसका केस उन्होंने हैंडल करते थे। उन्होंने एक बात लिखते हैं, उनका एक बुक्स में लिखते थे, गवर्नमेंट के सपोर्ट अगर नहीं रहा तो किसी भी दंगा 24 घंटों से ज़्यादा चलता नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहा तो। हम आज आज़ाद मुल्क क्या आज़ाद भारत से हम देख रहे हैं, हर एक दंगा में भी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, कुछ जगह पुलिसों का भी रहता है। हाँ, जिस तरीके से दिल्ली फसाद में देखेंगे हम, वीडियोस वगैरह आए जहाँ पुलिस जो है ना दंगों वालों का साथ दे रही है। हाल ही में जो शिमोगा में हुआ पीर के दिन एक बड़ा रेड्स, उसके अंदर भी ऐसे वीडियो सामने आए जहाँ पर पुलिस है, आर्मी भी है, सामने दंगा जो मचाने वाले हैं उनके सामने पथराव कर रहे हैं, और हालांकि पुलिस भी पथराव कर रही है उनके साथ। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, पुलिस दंगाइयों का साथ दे रही है? बिल्कुल साथ देते हैं। वही बोला ना, IPS ऑफिसर विभूति नारायण सर बोलते थे, अगर 24 घंटा से ज़्यादा चलता है तो वो दंगा, उसके पीछे पुलिस रहता है और सरकार भी रहता है करके उन्होंने बोलते थे। अगर नहीं रहा तो 24 घंटों से ज़्यादा दंगा नहीं चलता बोल के उन्होंने बोलते थे। 4-5 दिन गुजरात में चला, महीनों से भागलपुर में चला और मुरादाबाद में चला, 3-3 हज़ार मुसलमान को काट डाले, 6 घंटों में निल्लियों में काट डाले, कुछ भी नहीं कर सकते। और उनके निल्ली में तो केस तो FIR तो क्या हुआ नहीं, उनका सब केस वापस लिया गया। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है, जिस तरीके से जो एक कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था वो कानूनी कार्रवाई कर नहीं सके? आपको क्या लगता है? बिल्कुल मुसलमानों में एजुकेशन तो पहली बात बहुत पीछे है। एक साचा रिपोर्ट था, 95% बच्चे SLC पास होने में भी नहीं है। तो ऐसा एजुकेशन नहीं है तो नौकरी भी नहीं है। अब आजकल हमारे लोग मुसलमान है क्या, एक लॉयर कम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं दिखते, और हर जगह रेलवे बहुत बड़ा एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, उसमें भी नहीं है मुसलमान। ऐसा रहे बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम हमारे पुलिस रहे तो मुसलमानों के पुलिस रहे तो हम कुछ हेल्प मांग सकते हैं। अब हम सब डिपार्टमेंट में उन्होंने मनुवादी लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो हम पहले तो एजुकेशनली स्ट्रांग होना, मुस्लिम कम्युनिटी पहली बात। मुसलमान जो तरक्की नहीं करे आगे, इकोनॉमिकली या रहे सोशली रहो, आगे नहीं बढ़े, तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सच्चर कमेटी की आप जैसा बात करें 2006 में मनमोहन की सरकार में जो है उसको पब्लिश किया गया था, लेकिन कांग्रेस जो है ना उसको नज़रअंदाज कर दी, नेगलेक्ट कर दी। तो इसके पीछे किसका हाथ है? जैसा कि कांग्रेस बोलती है कि हम मुसलमानों का साथ देंगे, मुसलमानों को तरक्की देंगे, बीजेपी तो कहती नहीं है लेकिन कांग्रेस कहती है। लेकिन कांग्रेस 70 साल में क्या की? सब इससे ऐसे सब आंसर्स तुम सवाल पूछे, ऐसे जवाब वो बुक में है। मैं वो बुक में साचा रिपोर्ट के बारे में भी लिखे सो है, जो कांग्रेस क्या करी मुसलमानों को बोल के। अब मैं बोले तो सब क्यूरियोसिटी हो जाता, इसलिए पढ़ के समझे तो अच्छा बुक में। मैं इसके बारे में कांग्रेस तो दंगों में क्या क्या मुसलमानों को साथ दिए है या हाथ दिए क्या है सब। और जिस तरह दंगे हो जाते हैं, एक मुसलमान को टेररिस्ट की निगाह से देखा जा रहा है आज। एक दाढ़ी टोपी पहने तो एक टेररिस्ट समझ रहे आज के हालात में, और फिल्मों में भी ऐसा ही बताया जा रहा है, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हर फिल्म में दहशतगर्द बोले तो एक टोपी दाढ़ी वाला एक मुस्लिम, दो दहशतगर्द। आज भी अगर जेलों की एक सर्वे किया जाए तो तकरीबन मुसलमान ही जेलों में है, और फिर जो है ना उनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सालों 5 साल 10 साल के बाद रिहा कर दी थी। क्या बोलते हैं, इनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, मुलजिम नहीं है, इनको जो है इंसाफ मिल गया, इनके पास क्या भी केस नहीं था, तो उनको एक 5-10 साल के बाद उनको जो है ना बेकसूर कहकर छोड़ा जाता। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? हाँ ठीक है, सब सही बात। जो जब 2007 में
हैदराबाद मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और मालेगांव में ब्लास्ट हुआ और समझौता एक्सप्रेस और अजमेर दरगाह में भी ब्लास्ट हुआ। ये सब ब्लास्ट करे सो आरएसएस था और संघ परिवार, और जो खुद मान लिए उन्होंने। फिर भी नेक्स्ट डे नहीं, जो उस दिन रात जो दिन ब्लास्ट होता था उस दिन रात हज़ारों मुसलमानों को उठा लेकर जाग छोड़ते थे। जब एक हमने इंसाफ मिला हैदराबाद में जो एक एमएलए अच्छा था अकबरुद्दीन ओवैसी, वो जाके असेंबली में लड़ा और उनको रिलीज़ करवाया, उनको सर्टिफिकेट दिलाया, उनको पैसे भी दिलाया। अब क्या है माहौल हमारा, पॉलिटिशियंस बराबर नहीं है हमारे मुसलमानों में, जो तलवे चाटते बैठते हैं इनको मनुवादियों के। अब मुसलमान कौम के लिए लड़ने वाले कौन भी पॉलिटिशियंस मुझे आजकल तो नहीं दिख रहे। जो हम पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, जो हमें हाईवान असेंबली में और हाईवान पार्लियामेंट में हम लड़ सकते हैं, हमारा इंसाफ हम ले सकते हैं। भीख मांगने से इंसाफ तो नहीं मिलता है ना, भीख मांगने के काम कर रहा है, हमें छीनना पड़ता है हमें इंसाफ। वो ताकत अब रहे सो हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है। पॉलिटिकली हम स्ट्रांग होना पहले। आपने ये जो बुक लिखा मुसलमानों, ये दलितों और मुसलमानों के ऊपर, तो इसका सलूशन क्या है? एक सलूशन के तौर पर आपने क्या पेश किया है कि आइंदा ऐसा ना हो कि जेनोसाइड, फसाद, दलितों के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर नाइंसाफ़ी ऐसा ना हो, इसका एक सलूशन क्या है? हाँ साहब, दोनों कौम का दर्द तो एक ही है और दुश्मन भी एक ही है, इसलिए दोनों कौम क्या है। दुश्मन कौन है? दुश्मन तो है ना, मनुवादी है, संघ परिवार है, एक ही। आरएसएस और मनुवादी अलग नहीं है, वो एक ही है। वो आरएसएस चलाने वाले मनुवादी लोग हैं, इसलिए दोनों का दुश्मन एक ही है। इसलिए दोनों को इत्तेहाद होना, मुत्तहिद होना और पॉलिटिकल पावर लेना। जैसा कि आरएसएस के बारे में आपने बताया कि आरएसएस जो है उनकी किताबों में भी मौजूद है कि मुसलमानों को और यहाँ पर रहने नहीं देंगे, उनको उनके ऊपर जुल्म करेंगे। जैसा कि अखंड भारत की उन्होंने बात करते हैं, अखंड भारत बनाएंगे हम, यहाँ पर मुसलमान और दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उनको नहीं रहने देंगे। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, इस ताल्लुक से आप बताइए। जो आरएसएस का है उनका आइडियोलॉजी तो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, और अखंड भारत बोलते हो विदाउट मुस्लिम्स वो उन्होंने बोलते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मुल्क हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं हो सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, ये एक सेक्युलर कंट्री है, ये सेक्युलर ही रहेगा। आरएसएस का आइडियोलॉजी हमारे संविधान के आगे नहीं चलेगा। वो जैसा कि आज़ाद भारत के बाद आपको पता है कि आपने बुक में शाया किया है कि कितने जेनोसाइड हुए, हर जगह के कितने हुए? बहुत सारे हुए, और हमें कुछ थोड़ा बड़े तो आपने इस बुक में और क्या क्या इसके अंदर और दूसरे मज़हब को भी इसके अंदर शामिल किया है? सिर्फ आप मुस्लिम और दलितों के ऊपर लिखा है क्या? इसमें और क्रिश्चियन के ऊपर भी जो हुआ है और दूसरी कम्युनिटी के ऊपर भी जो हुआ है, इसके ताल्लुक से आपने इस बुक में लिखा है? नहीं, सिर्फ दलित और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में लिखे। ठीक है। और ये आखिरी सवाल कि आपने इस छोटी सी उम्र में आपने बुक लिखा है कि एक नौजवान जो राइटर्स हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है, तो आखिरी में हम एक सवाल करूँगा कि इस बुक को आपने इस छोटी सी उम्र में लिखा है, तो अब जितने भी यूथ हैं वो भी लिखना चाह रहे हैं, एक राइटर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन उनको देंगे आप एक राइटर बनने के लिए? राइटर तो बन सकते हैं, जो दिल से हम फैसला लिया तो बन सकते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले कौम के साथ दो, कौम के लिए लिखो बस, और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और कौम के लिए लड़ो, कौम के लिए लिखो बोल के नहीं बोल सकता। जी, आखिरी में एक सवाल रहेगा कि शिमोगा राइट्स के ऊपर, जैसा कि हाल ही में हुआ, हम भी एक ग्राउंड रिपोर्टिंग गए थे जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर एक पुलिस वाले भी साथ दे रहे हैं और मीडिया वालों को भी दोहरा रवैया है वहाँ पर कि मीडिया वाले जो है ना आके कुछ उनसे बात कर रहे हैं लेकिन जाके जो है ना टीवी में अलग बता रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? और जो दंगा मचाया गया, ईश्वरप्पा हो चाहे उनके भड़काऊ भाषण है, तो इस तरीके से ऐसा एक मामला पेश आया है, एक रॉयड्स का एक मामला पेश आया है, इस ताल्लुक से आप क्या बताएंगे? नहीं, ये तो सब तो आजकल मीडिया तो सब आरएसएस के क्या कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं। उनके गले में तो संघ परिवार ने कुत्ता का पट्टा बांध दिया है, इसलिए उनके तरफ तो काम करते हैं। उन्होंने उधर समीर का नहीं दिखा है, नरगुंद में समीर का मर्डर हुआ, 2 लोगों को मारे, समीर और एक बच्चा का नाम था कुछ, उन्हें जिंदा आ गया। समीर तो शहीद हो गया, उसका कुछ भी नहीं, उनके माँ बाप भी रोते थे, उनका भी कुछ भी नहीं, लेकिन अर्षा का दिखाते, अर्षा कैसा मर्डर हो गया, समीर भी वैसा ही मर्डर हुआ था।
और कुछ बहस चल रहा है इसमें, पर्सनल झगड़ा था बोल के। उन दोनों भी रोडी शीटर थे, हर्षा और कौन नदीम मार डाले ना जेल में, उन पहले 3 साल से ही दुश्मनी तो बोल को। बट समीर का क्या था गलत इसमें नरगुंद के? समीर तो एक मुसलमान था इसलिए मार डाला उसको। ये तो मीडिया, हमारे मीडिया नहीं दिखाते है ना, वो गलत है, उन्हें मुसलमान हुआ था। और आपने बुक में हाशिमपुर का भी जिक्र किया है, तो हाशिमपुर का एक ऐसा वाकया जो लोगों को नहीं मालूम है, आप इस ताल्लुक से ज़रा कुछ बताएंगे? हाशिमपुर में एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस तरीके से मुसलमानों का खून बहा गया, आप बता? तो हाशिमपुर में मतलब जो बाबरी मस्जिद का बहस चल रहा था, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जो मीरत पे उधर कुछ जगह पे दंगा चल रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर थे मेजर कौशिक चंद्र बोल के, उसका भाई को पुलिसों ने शूट कर डाले थे, पुलिस शूट कर डाले थे। बट वो मेजर कौशिक आता है, नहीं हमारे भाई को, मेरा भाई को मुसलमानों ने मार डाला बोल के। जब एक पीएससी आता है, आके मुसलमानों के रमज़ान महीना इफ्तार के लिए बैठे रहते हैं सब मुसलमान, गन रख के उठा ले को जाते, शूट करते, 44 मुसलमानों को मार डाल के नदी में फेंक को आ जाते। कोई एक केस विभूति नारायण एक आईपीएस ऑफिसर थे वहाँ के, उन्होंने सब एक केस निकाल को इंसाफ दिलाया और 2018 में, शायद 2018 में वो इंसाफ आया, सबको पनिशमेंट हो गया। एक ऑफिसर उस दिन ही मर गया, इंसाफ के आए थे उस दिन, जजमेंट आया, फैसला, उस दिन ही मर गया। तो नाज़रीन, ये थे उमर फारूक साहब HL, जो कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने एक चिम्मिदा रखता खून बहा के नाम से एक इन्होंने बुक लिखा है। इसके अंदर इन्होंने डिटेल में लिखा है किस तरीके से मुसलमानों और दलितों के ऊपर अत्याचार, नाइंसाफ़ी, जेनोसाइड आज़ाद भारत से लेते हैं और अब तक इन्होंने इस बुक के अंदर पूरा जो है ना एक पूरा डिटेल में लिखा है रिसर्च करके। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, इस बुक को ख़रीदें, इनसे कांटेक्ट करें और इस बुक को पढ़ें और लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाएं। तो मैं आखिरी में उमर फारूक साहब का मैं थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमारे इस मिल्ली डाइजेस्ट के स्टूडियो में आकर इन्होंने हमारे साथ वक्त दिया और एक खुसूसी मुलाकात में इन्होंने शरीक हुए। तो दोस्तों, आखिरी में मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल को मिल्ली डाइजेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आने वाले वक्तों में ऐसे ही एक स्कॉलर्स हो या पॉलिटिशियन हो या कोई मजहबी रहनुमा हो, उनके साथ हम खुसूसी मुलाकात करेंगे, उनके साथ इंटरव्यू लेंगे, तो हम आप तक उनका मैसेज पहुंचाने में हम मदद करेंगे।